Good morning, everyone. Welcome to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 2 और आज हम स्टडी करने वाले इंडियन हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये टॉपिक यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने इंडियन गवर्नेंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया था। आज जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी, हायरार्की, रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन देखते हैं, उनकी हिस्टोरिकल रूट्स यानी उनकी ऐतिहासिक जड़ें काफ़ी हद तक मुगल पीरियड तक जाती हैं। मुगल एम्पायर सिर्फ एक मिलिट्री एम्पायर नहीं था, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी था। और मुगल रूलर्स को ये बात क्लियरली समझ आ गई थी कि तलवार और मिलिट्री पावर के बेसिस पर एक ह्यूज एम्पायर को लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर रेवेन्यू मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच कोऑर्डिनेशन, ऑफिसेस पर कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसी वजह से मुगल्स ने एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया। और मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने पीक पर स्पेशली इन रूलर्स के टाइम में पहुंचा, जो कि थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सो अकबर को ये समझ आ गया था कि इंडिया एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है, जहाँ डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं। और ऐसे डाइवर्स सोसाइटी को गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इंक्लूसिव होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के साथ लोकल कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इसी आइडिया ने मुगल गवर्नेंस का फाउंडेशन क्रिएट किया। नाउ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था सेंट्रलाइजेशन। एम्परर ही सुप्रीम अथॉरिटी था, यानी जो बादशाह था उसके पास ही सारी अथॉरिटी थी, वो सबसे अव्वल था और सबसे ऊंचे दर्जे पर था। सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब एक्शन लेने की पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब लॉ बनाने की पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, सब एम्परर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती थी। और इसके साथ ही एम्परर हेड ऑफ स्टेट था, हेड ऑफ गवर्नमेंट था, कमांडर ऑफ आर्मी और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी था। यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन एम्परर के अराउंड रिवॉल्व करता था। और ये हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता है, जो कि है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। देन मुगल एम्पायर में एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। इसमें इंक्लूड थे मिनिस्टर्स जो एम्परर को सलाह देते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते थे और एम्परर को टेरिटरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते थे। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्रोविंसेस को गवर्न करते थे, और जुडिशियल ऑफिशियल्स जो जस्टिस डिलीवर करते थे। और इन सब पोजीशंस की अपॉइंटमेंट्स यूजुअली बेस्ड होती थी लॉयल्टी पर, एफिशिएंसी पर और मिलिट्री कैपेबिलिटी पर। यानी इसका ये मतलब है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियल मशीनरी एग्जिस्ट करती थी, और ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का अर्ली फॉर्म माना जा सकता है। देन मुगल स्टेट यानी मुगल प्रशासन फंडामेंटली एक मिलिट्री स्टेट भी था। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री डीपली इंटरकनेक्टेड थे। मोस्ट ऑफिसर्स साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे और साथ में मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करते थे। और इसीलिए मुगल गवर्नेंस में सिविल और मिलिट्री सेपरेशन फुल्ली डेवलप्ड नहीं था। मतलब जो सिविल ऑफिसर्स थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। नाउ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। मतलब स्टेट का सेंटर एम्परर की पर्सनालिटी होती थी। अथॉरिटी, ताकत कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर नहीं, बल्कि पर्सनल अथॉरिटी पर डिपेंड करती थी। ऑफिशियल्स एम्परर के सर्वेंट होते थे, स्टेट के नहीं। और ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से डिफरेंट था। फिर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे रिमार्केबल फीचर था सुलह कुल, मीनिंग यूनिवर्सल पीस। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करना, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जोड़ कर रखना। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अकबर ने राजपूत्स को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया, नॉन मुस्लिम्स को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस दी और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस किया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकोमोडेशन और नेशन बिल्डिंग का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझेंगे। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पर एम्परर होता था, उसके नीचे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स
हैंडल करते थे। एम्परर पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सेंटर होता था। उसके मेजर फंक्शंस थे लॉ मेकिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, रेवेन्यू कंट्रोल, मिलिट्री कमांड, फॉरेन रिलेशंस एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। एम्परर का कोर्ट यानी एम्परर का दरबार हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता था, लेकिन इतने ह्यूज एम्पायर को प्रैक्टिकली मैनेज करने के लिए डेलीगेशन नेसेसरी था, इसलिए एम्परर मिनिस्टर्स अपॉइंट करता था। सो एम्परर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। पहले मिनिस्टर या पहला मंत्री, वजीर या दीवान होता था। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम रफली फाइनेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। तो वजीर के फंक्शंस में आता था फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सुपरविजन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं दीवान मेंटेन करता था अकाउंट्स, ऑडिट सिस्टम्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। और यहाँ हमें अर्ली फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। देन मीर बख्शी, तो मीर बख्शी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और उसके फंक्शंस सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट, आर्मी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मेंटेन करना और अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड करना था। और मीर बख्शी मनसबदारी सिस्टम को भी सुपरवाइज करता था। सो मनसबदारी सिस्टम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फ्रेमवर्क था, जिसे मुगल एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। इसके अकॉर्डिंग नोबल्स को रैंक्स दी जाती थी, जिसके बेसिस पर उनका स्टेटस और सैलरी डिसाइड होता था। फिर एक मिनिस्टर बनाया जाता था सदर उस सुदुर। ये रिलीजियस और चैरिटेबल अफेयर्स का हेड होता था। सदर उस सुदुर के फंक्शंस थे रिलीजियस ग्रांट्स देना, चैरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, रिलीजियस स्कॉलर्स को अपॉइंट करना और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना। फिर एक मिनिस्टर थे काजी उल कुजत। ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता था। काजी उल कुजत के फंक्शंस थे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करना और काजीज को अपॉइंट करना। और जुडिशियल सिस्टम कंबाइन करता था इस्लामिक लॉ, लोकल कस्टम्स एंड इम्पीरियल रेगुलेशंस, यानी लीगल प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता था। फिर एक मंत्री था खाने समन। ये रॉयल हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था और खाने समन का काम था रॉयल स्टोर्स मैनेज करना, सप्लाई डिपार्टमेंट कंट्रोल करना, पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब एफिशिएंटली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। और आप इसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज का अर्ली फॉर्म समझ सकते हो। नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसे सूबाज कहा जाता था। और अकबर ने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल सूबाज में डिवाइड किया था। हर प्रोविंस मतलब हर सूबे में डिफरेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहे और पावर कंसंट्रेशन अवॉइड हो। अब बात करते हैं प्रोविंशियल ऑफिसर्स के बारे में। तो प्रोविंस में सबसे सुप्रीम होता था सूबेदार, जो प्रोविंस का गवर्नर होता था। उसका काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मिलिट्री को कमांड करना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रखना। और सूबेदार एम्परर का रिप्रेजेंटेटिव होता था प्रोविंस में। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसे हम चीफ मिनिस्टर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर आता है प्रोविंशियल दीवान। जैसे सेंटर में दीवान होता है, वैसे ही प्रोविंसेस में भी दीवान होता था और उसका काम रेवेन्यू कलेक्शन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रोविंशियल दीवान था वो इंडिपेंडेंट होता था सूबेदार से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर था, बिकॉज इससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती थी, फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन होता था और अब्यूज ऑफ पावर रिड्यूस होता था। साथ में ये सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का अर्ली एग्जाम्पल है। देन देयर कम्स प्रोविंशियल बख्शी, जो प्रोविंस लेवल मिलिट्री मैटर्स हैंडल करता था। काजी प्रोविंस लेवल जुडिशियल ऑफिसर था। और कोतवाल, तो कोतवाल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑफिसर था और उसके फंक्शंस थे पुलिसिंग, मार्केट रेगुलेशन, पब्लिक सेफ्टी, सैनिटेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन। और कोतवाल को हम कंबाइंड रोल समझ सकते हैं, जैसे पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही ऑफिसर हैंडल करता था। कोतवाल अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था, साथ में साफ सफाई भी इंश्योर करता था। देन प्रोविंस फर्दर डिवाइडेड होती थी सरकार्स यानी डिस्ट्रिक्ट्स में, और सरकार फर्दर डिवाइडेड होती थी परगनाज में, और परगनाज विलेजेस में डिवाइडेड होती थी। अब अगर सरकार लेवल पर ऑफिसर्स की बात करें तो फौजदार का फंक्शन होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और मिलिट्री कंट्रोल करना। और सरकार में अमल गुजर होता था, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर था। देन परगना प्रशासन में इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे शिकदार, जिसका फंक्शन होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फिर होते थे अमीन या आमिल, जिसका काम था
रेवेन्यू असेसमेंट। देन कानूनगो का काम था परगना में लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और काजी जुडिशियल वर्क परफॉर्म करते थे। और यहाँ यानी परगना एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन क्लियरली देखने को मिलता है। देन विलेज मतलब गांव मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, और साथ ही विलेजेस रिलेटिवली ऑटोनॉमस भी थे। दैट मीन्स दे हैड पावर टू मेक डिसीजन फॉर देयर ओन। विलेजेस में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे मुकद्दम जो कि विलेज हेडमैन था। फिर होता था पटवारी जिसका काम था रिकॉर्ड कीपिंग करना। सो पटवारी का काम था कि किसका कितना लैंड एरिया है उसे रिकॉर्ड्स में रखना। वहीं चौकीदार वॉचमैन था ऑफ द विलेज, और विलेज लेवल पर लोकल डिस्प्यूट्स सॉल्व होते थे, रेवेन्यू कलेक्शन असिस्ट होता था, और एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट होता था। और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का अर्ली फॉर्म था। अब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के हार्ट को समझेंगे जो कि ये मनसबदारी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के थ्रू। मनसब का अर्थ है रैंक, और हर ऑफिसर को एक रैंक असाइन की जाती थी, और ये रैंक डिटरमाइन करती थी सैलरी, स्टेटस एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब किस नोबल को कितनी रैंक मिलेगी, उसकी क्या सैलरी होगी, और उसे कितनी कैवलरी यानी घोड़सवार मेंटेन करने होंगे। अब बात करते हैं मनसबदारी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला होता है जात। जात जो है वो रैंक होती है, और जात इंडिकेट करता था पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी लेवल। वही सवर इंडिकेट करता था कि कितनी कैवलरी सोल्जर्स मेंटेन करनी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों इंटरकनेक्टेड थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो पहला है मेरिट बेस्ड एलिमेंट्स। तो प्रमोशन डिपेंड करता था लॉयल्टी पर, परफॉर्मेंस पर और मिलिट्री एफिशिएंसी पर। दूसरा है ट्रांसफर सिस्टम मतलब तबादला। तो ऑफिशियल्स मनसबदारी में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किए जाते थे, और इसका पर्पस करप्शन प्रिवेंट करना और रीजनल पावर एक्यूमुलेशन रोकना था। और आज भी ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर्स इसी लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। थर्ड इज नो हेरिडिटरी राइट्स। मनसब्स हेरिडिटरी नहीं थे, यानी पोजीशंस ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन को ट्रांसफर नहीं होती थी। मतलब मनसबदार का बेटा मनसबदार बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, और इससे एम्परर का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहता था। फिर एक सिस्टम था जागीरदारी सिस्टम। इसमें एम्परर ऑफिशियल्स को कैश में सैलरी देने के बजाय जागिर्स असाइन कर देता था, और जागिर का मतलब है रेवेन्यू असाइनमेंट। तो ऑफिशियल्स को जो लैंड एरिया असाइन किया जाता था वो उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो लैंड के ओनर नहीं होते थे, वो सिर्फ उस लैंड से रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। और ये सिस्टम एम्पायर को हेल्प करता था ह्यूज मिलिट्री मेंटेन करने में और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सस्टेन करने में विदाउट एक्सेसिव कैश एक्सपेंडिचर। मतलब एम्पायर की ट्रेजरी से कैश सैलरी में नहीं दी जाती थी, उन्हें लैंड दे दिया जाता था और उसी से वो अपनी सैलरी निकाल लेते थे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेवेन्यू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन था, और एग्रीकल्चर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। साथ ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया राजा टोडरमल ने। तो राजा टोडरमल ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू रिफॉर्म्स दिए। उनमें से पहला रिफॉर्म था लैंड मेजरमेंट। इसमें सिस्टमैटिक लैंड सर्वे कंडक्ट किया गया और लैंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से मेजर किए गए। दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो इसमें लैंड को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब कौन सी ज़मीन उपजाऊ है और कौन सी ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसको क्लासिफाई किया गया। देन द थर्ड रिफॉर्म वाज दहसाला सिस्टम। इसमें 10 साल के एवरेज प्रोड्यूस को कैलकुलेट किया गया और उसी बेसिस पर रेवेन्यू फिक्स किया गया, और इससे स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई। इन बदलाव ने स्टेट इनकम इंक्रीज करी, आर्बिट्रेरी टैक्सेशन रिड्यूस करा और रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव करी। साथ में इससे ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हुई। और ये जो मॉडर्न लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो पार्टली इन्हीं प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हुई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जस्टिस सिस्टम बेस्ड था इस्लामिक लॉ पर, लोकल कस्टम्स पर और रॉयल डिक्रीज पर। मतलब मुगल जो है वो शरिया को लेकर चलते थे, लेकिन अगर जो रीजनल कस्टम्स थे उनको भी कंसिडर किया जाता था। एम्परर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी था, वहीं डिफरेंट कोर्ट्स एग्जिस्ट करती थी, लाइक ऑन सेंट्रल लेवल, देन प्रोविंशियल लेवल एंड लोकल लेवल। और इन कोर्ट्स में कभी कभी पनिशमेंट्स हार्श भी होती थी, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुगल आर्मी इंक्लूड करती थी कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट्स। और आर्टिलरी मुगल मिलिट्री सक्सेस का मेजर रीजन थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली कनेक्टेड थी मनसबदारी सिस्टम से और जागीरदारी सिस्टम से। वहीं पुलिस फंक्शंस मेनली हैंडल करते थे कोतवाल्स सिटीज में
और फौजदार्स डिस्ट्रिक्ट्स में, और कोतवाल और फौजदार के फंक्शंस से क्राइम कंट्रोल, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मार्केट इंस्पेक्शन एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस। अब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। पहला है सेंट्रलाइजेशन, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी एम्परर के हाथ में थी, और मॉडर्न एरा में हम इसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा फीचर है हायरार्की, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर चेन ऑफ कमांड एग्जिस्ट करता था और ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की जैसा ही स्ट्रक्चर था। देन डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिफरेंट ऑफिशियल्स सेपरेट फंक्शंस हैंडल करते थे, लाइक रेवेन्यू, जुडिशियल, मिलिट्री, पुलिस। इससे स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इंप्रूव होती थी। फोर्थ इज रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया डॉक्यूमेंटेशन पर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर और पर्सनल रिकॉर्ड्स पर, और ये ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी का इम्पॉर्टेंट फीचर है। देन देयर वर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑल्सो, सूबेदार और दीवान इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते थे और इसका पर्पस अब्यूज ऑफ पावर को रोकना था, और ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म का अर्ली एग्जाम्पल है। देन अकाउंटेबिलिटी, तो ऑफिशियल्स एम्परर को अकाउंटेबल थे, मतलब वो एम्परर को जवाब देते, और बार बार ट्रांसफर होने से, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से करप्शन रिड्यूस करने में हेल्प होती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट हुई, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल रहा जिससे ह्यूज टेरिटरी को यूनिफाइड मेंटेन किया गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन, तो डिपार्टमेंट्स डिवाइड होने से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। रिलीजियस अकोमोडेशन अंडर अकबर, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन की गई इससे। एंड फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस एस्टैब्लिश हुई। अब मुगल प्रशासन की वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। पहला है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, तो हर चीज एम्परर पर डिपेंड करती थी और वीक रूलर्स के टाइम सिस्टम अनस्टेबल हो गया। दूसरी कमजोरी थी करप्शन एंड जागीरदारी सिस्टम, तो जागीरदार्स ज्यादा रेवेन्यू के लिए पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। थर्ड वाज मिलिट्री बर्डन, तो ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को वीकन करता गया। देन देयर वाज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सिस्टम पर्सनालिटीज पर ज़्यादा डिपेंडेंट था और इससे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फुल्ली डेवलप नहीं हो पाए। फिफ्थ वाज पेजेंट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसानों का गलत तरीके से उपयोग करना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनसे ज़्यादा काम कराना, और हेवी टैक्सेशन की वजह से एग्रेरियन डिस्ट्रेस इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन के बारे में। तो इसके कई मेजर रीजंस थे। पहला सबसे बड़ा कारण है कि औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए वो बहुत ही वीक थे और एम्परर स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वीकन हो गया। दूसरा कारण था जागीरदारी क्राइसिस, तो जागीर्स ज़्यादा हो गई और रेवेन्यू इनसफिशिएंट हो गया। तीसरा रीज़न था रीजनल रिवोल्ट्स, तो मराठास, जाट्स, सिख्स ने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया। चौथा था एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, तो ऑफिशियल्स इनएफिशिएंट और सेल्फ सेंटर्ड होते गए। पांचवा था फाइनेंशियल क्राइसिस, तो कंटिन्यूस वॉर्स ने ट्रेजरी एग्जॉस्ट कर दी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट रेलेवेंस फॉर यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें समझाता है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एवोल्यूशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स, रेवेन्यू सिस्टम का डेवलपमेंट, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, सिविल मिलिट्री रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न इंडियन गवर्नेंस ने भी काफ़ी फीचर्स इनडायरेक्टली मुगल सिस्टम से इनहेरिट किए हैं। सो टू कंक्लूड, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिडीवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स था। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती थी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, रेवेन्यू एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। लेकिन वीकनेसेस जैसे ओवर सेंट्रलाइजेशन, करप्शन, मिलिट्री ओवर एक्सपेंशन इवेंचुअली डिक्लाइन का रीज़न बनी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक्चुअली एक स्टडी है स्टेट क्राफ्ट की, ब्यूरोक्रेसी की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की और गवर्नेंस एवोल्यूशन इन इंडिया की। और सब मुगल रूलर्स में अकबर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडियन हिस्ट्री माना जाता है।